अभी एक खंड बच गया था ना, खंड या, और ये 5-5 नंबर का है। चलो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बोर की क्वांटमीकरण अवग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रॉगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। 3 चीज आपसे पूछा है, 5 नंबर आपको देगा। बात समझ में आ रही है? अथवा करके एक न्यूमेरिकल है, मेरा सजेशन है आप लोग पहले न्यूमेरिकल ही करना। बात समझ में आ रही है? फिर अगर नहीं हो पा रहा है या कोई दिक्कत है तब आप ये करना। हालांकि चलो इसको समझ लेते हैं बेटा। तो देखो बोर की अवग्रहित, कितनी अवग्रहित में उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? 3। कौन कौन से? अगर हम पहले अवग्रहित की बात करें तो उन्होंने बताया था अस्थायी कक्षाओं के बारे में। क्या बताया? कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सभी त्रिज्या वाले वृत्ताकार कक्षाओं में गति नहीं करता, केवल कुछ ही त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी कक्षा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। बात समझ में आ रही है ना ये चीज? ठीक है। अच्छा, दूसरे में उन्होंने क्या बताया? कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, यानी अस्थायी कक्षाओं की बात हो रही है। अस्थायी कक्षाएं वह कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना? तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग MBR, एंगुलर मोमेंटम, h/2π का पूर्ण गुणज होगा। उसको हम लोग n मान लेते थे। क्या मान लेते थे? n एक पूर्णांक होगा, 1 2 3, इसी को हम लोग कक्षकों की क्रम संख्या बोलते हैं, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। अगर पहला कक्षक है तो n का मान 1, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3, इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है? ये चीज बताया। तीसरे में उन्होंने क्या बताया? कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, कहाँ है भाई ये, हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ये इलेक्ट्रॉन में मान लो इसमें आ रहा है, तभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित, फोटॉन के रूप में h ऊर्जा होती है फोटॉन की। अच्छा, इस वाले कक्षक की एनर्जी मान लो E2 है और इस वाले में मान लो E1 है, तो ये ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होगी, यानी E2 - E1। यहां से आप आवृत्ति निकाल लेते थे जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही है उसकी, न्यू इज इक्वल टू E2 - E1 बटे h। ध्यान से समझना। फिर उन्होंने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। कहा था सभी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त नहीं होंगी आपको, क्योंकि हमेशा उत्सर्जित ही नहीं करता, कभी कभी उत्सर्जित करता है, इसलिए कुछ ही आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती हैं, इसीलिए रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों अवग्रहित जो हैं, ये कह रहा है हमको क्वांटमीकरण वाला अवग्रहित क्या है ये बताओ। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इस वाले अवग्रहित को जो h/2π का पूर्ण गुणज है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बोर का क्वांटी या क्वांटीकरण शर्त। यानी क्वांटीकरण वाली अवग्रहित कौन सी थी? ये सेकंड, द्वितीय अवग्रहित। तो जब आपसे क्वांटीकरण अवग्रहित पूछ रहा है, क्वांटमीकरण वाला अवग्रहित पूछ रहा है क्या है, तो आप सेकंड वाला बता देना। कहा आप लिखोगे क्या? एक लाइन में लिखना कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है या गति कर सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग जो MBR है वो h/2π का पूर्ण गुणज है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो है नहीं? आराम से लिख लोगे। ठीक है भैया, इसको हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं, केवल वही लिखते हैं। तो सेकंड जो पोस्टुलेट था कि भैया जो MVR होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा। अगर n लिख रहे हो इसका मतलब nवां कक्षक है, nवां कक्षक है तो उसका वेग Vn होगा और त्रिज्या Rn। बात समझ में आ रही है? ये होगी। अब कह रहा है कि इसका स्पष्टीकरण दे ब्रॉगली द्वारा कैसे किया गया। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना भैया। स्पष्टीकरण चलो भाई बढ़िया से लिखना आप लोग, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। सब लोगों ने सवाल खड़ा किया, क्यों इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षाओं में क्यों घूमेगा जिसमें उसकी कोणीय आवृत्ति जो है, कोणीय संवेग जो है MBR होगा, उसी में क्यों घूमेगा भाई? ये कौन सी बात हुई? तो इसकी जो व्याख्या थी, इसका जो स्पष्टीकरण था, लगभग 10 वर्ष बाद। बात समझ में आ रही है? कितने? 10 वर्ष बाद। ये लगभग डाटा है। कौन आते हैं भैया? दे ब्रॉगली।
और ये अपनी परिकल्पना से इसका स्पष्टीकरण करते हैं। ध्यान से समझना है। डी ब्रॉगली ने आपको क्या बताया था? द्रव्य तरंगों के बारे में क्या बताया था? उन्होंने कहा कि अगर कोई द्रव्य है, बात समझ में आ रही है, कोई भी पार्टिकल है तो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर वो गतिशील है, एक चीज जरूर उसमें लिखना जरूर कि गतिशील, क्या लिखना? क्योंकि अगर गतिशील है तभी वो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ रही है? आप सब लिखते थे इनके तरंगदैर्घ्य का समीकरण जो h लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर वेग 0 होगा बात ही खत्म हो जाएगी। अगर आपका वेग 0 होगा, 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी, जो तरंगदैर्घ्य है कितना मिलेगा आपको? इन्फिनिटी, प्रदर्शित ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये बोलना जरूरी है। इन्होंने क्या कहा था? कोई भी गतिशील कण है तो उससे बद्ध एक तरंग होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगली तरंग। क्या बोलेंगे? या फिर द्रव्य तरंग। और उसकी तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बोलते थे, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी? तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। द्रव्यमान गुणे वेग को हम लोग संवेग बोलते हैं, इसलिए h/pv लिखते थे, रेखीय संवेग। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, ये रेखीय संवेग है। mv क्या है? लीनियर मोमेंटम। ये mvr क्या है भैया? कोणीय। बात समझ में आ रही है? ये कोणीय संवेग है। अच्छा, p बराबर होता क्या था? तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि कोई भी द्रव्य अगर गतिशील है तो उससे बद्ध एक तरंग होगी। बात समझ में आ रही है? तो डी ब्रॉगली कहते हैं, आपने तो कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नाभिक के चारों ओर गतिशील है। ये बताओ भाई, ये कण है, पार्टिकल है, द्रव्य है कि नहीं है? है ना। दूसरी चीज, ये गतिमान है कि नहीं है? गतिशील हो गया। तो इससे बद्ध तरंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो आप फटाक से लिखोगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है भैया, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षक में अप्रगामी तरंग उत्पन्न करता है। क्या बेटा? तरंग उत्पन्न करता है। बहुत आसान भाषा में समझना है इसको, फिर बता रहा हूं भैया। इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है और गतिशील है। तो डी ब्रॉगली के अनुसार अगर ये गतिशील कण है तो तरंग उत्पन्न करेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही वो चीज बता रहे हैं, वृत्तीय कक्षक। अब वृत्तीय कक्षक कौन सा वृत्तीय कक्षक? जो बोर द्वारा प्रस्तावित था कि इसी कक्षक में घूमेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उस कक्षक में बता रहे हैं कि ये क्या बनाएगा? अप्रगामी तरंग उत्पन्न करेगा। अब अप्रगामी तरंग के बारे में एक छोटी सी चीज समझना। जैसे मान लो कोई तनी डोरी है। क्या है? तनी डोरी है। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसी से अभी प्रूफ हो जाएगा। तो तनी डोरी में अप्रगामी तरंग केवल तभी उत्पन्न होती है जब तरंगदैर्घ्य, ऐसे लिखना, जब डोरी की लंबाई, क्या बेटा? डोरी की लंबाई तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज हो। क्या हो बेटा? पूर्ण गुणज हो। ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई तनी हुई डोरी है बेटा, बात समझ, इसमें अप्रगामी तरंग तभी बनेगी जब इसकी जो लंबाई है पूरी की पूरी, ये तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज हो। मान लो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है? अप्रगामी तरंग की लैम्डा कितना है? तो या तो ये 2 लैम्डा के बराबर हो लंबाई, या तो 3 लैम्डा के बराबर हो, या तो 4 लैम्डा के बराबर हो। बात समझ में आ रही है? तभी अप्रगामी तरंग उत्पन्न हो। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो अगर ये 3 लैम्डा के बराबर है, किसके? इसकी जो लंबाई है 3 लैम्डा के बराबर, यहां से यहां, तो अप्रगामी तरंग उत्पन्न। अगर मान लो ये थोड़ी सी बड़ी है, इतना, अब तो ये नहीं होगा ना, पूर्ण गुणज नहीं होगा, तो इसलिए अप्रगामी तरंग नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो वही चीज समझाना है आपको इसमें। अब इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है? वृत्तीय कक्षकों में। जो बोर द्वारा प्रस्तावित वृत्तीय कक्षक है उसमें घूम रहा है। तो वृत्तीय कक्षकों का जो पथ होगा, पथ का मतलब उसकी परिधि 2πr, उसकी लंबाई कितनी होगी? परिधि की 2πr। तो जो 2πr परिधि है
वो लेमडा की कितनी गुनी होनी चाहिए? पूर्ण गुणज होनी चाहिए। 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। बात समझे? पहला कक्षक है 1 लेमडा, दूसरा कक्षक है 2 लेमडा, तीसरा कक्षक है 3 लेमडा। इतनी बात समझ में आ रही? तो इतना होना चाहिए। तो ये जिस जिस कक्षाओं में होगा उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब अगर मान लो कोई एक और वृत्तीय कक्षक आप अपने हिसाब से मान रहे हो ये, अब इसकी लंबाई जो है वो लेमडा के पूर्ण गुणज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं घूमेगा, क्योंकि इसमें अप्रगामी तरंग नहीं बन सकती। बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर है एकदम? तो अगर हम बात करें कि भाई कोई n वां कक्षक है, क्या है बेटा? कोई n वां कक्षक है, बस प्रूफ हो गया बेटा। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज समझना था आपको स्पष्टीकरण में कि भैया इलेक्ट्रॉन द्रव्य है और गतिशील है, तो अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करता है वृत्तीय कक्षकों में। अच्छा, कोई भी तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग केवल तभी उत्पन्न होती, केवल, बात समझ में आ रही है, जब उस डोरी की जो लंबाई हो वो लेमडा का पूर्ण गुणज। लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षकों में घूम सकता है जिसकी लंबाई, लंबाई का मतलब परिध, परिध का मतलब 2 पाई r किसके बराबर हो? तो लेमडा का पूर्ण गुणज हो। अगर n वां कक्षक है तो n से गुणा करा दो, और बता देना n का मान पूर्णांक ही हो सकता है, 1 2 3 ऐसा, और कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ओके, अब ध्यान देना, अगर n वां कक्षक है तो उसकी त्रिज्या rn लिख देना ताकि पता चले। ठीक है? ओके, आप सभी जानते हो डी ब्रॉगली कहते हैं भैया हमारा वाला समीकरण लगा दो। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? h/mb। क्या होता है बेटा? h/p, p बराबर होता है mb, द्रव्यमान गुणे वेग। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, v n कक्षक में है तो यहाँ पर vn लिख देंगे अभी। तो लेमडा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? h/mb। तो n h/m और v की जगह पर n, जो उसका कक्षीय चाल होगा वो bn होगा, क्योंकि n कक्षक में। इधर क्या था बेटा? 2 पाई r। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है एकदम? हमको चाहिए क्या? mbr चाहिए। क्या चाहिए? तो एक काम करना, mb को इधर भेज देना, इधर भाग में ना, इधर आएगा गुणे में, मिल जाएगा भाई। तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा 2 पाई गुणे में इधर भेज देना भाग में, तो इधर मिलेगा क्या आपको? m vn r। इधर क्या बचा? nh अपॉन 2 पाई गुणे में इधर आएगा। देखो स्पष्टीकरण हो तो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। उड़ गया क्या ये? अब सही है? mbr बराबर nh/2 पाई। इसीलिए उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षकों में घूम सकता है जिनमें उनका जो कोणीय संवेग है mbr जो है h/2 पाई का पूर्ण गुणज है। n का मान आप देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। ठीक है? कोई डाउट? स्पष्टीकरण एकदम क्लियर समझ में आया? ठीक है, अगला कह रहा है कि इनके परमाणु मॉडल की कमियां बताओ। बोर के परमाणु मॉडल की बहुत सारी कमियां हैं बेटा, ध्यान देना। कमियां लिख दो डायरेक्ट। कमियां क्या क्या थी? पहला कमी बेटा बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ये दिया, अपना सिद्धांत दिया। आप लोग पढ़ते हो ना हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए, बोर का परमाणु मॉडल। हाइड्रोजन सदृश क्या होता है? यानी हाइड्रोजन परमाणु की तरह। हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, ये एक। अच्छा, इसके सदृश अगर हम बात करें तो हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं ना, तो 1 प्लस कर दो इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। इसके लिए सत्य होगा। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्लस कर दो भैया, इसके लिए सत्य होगा। तो केवल इसी के लिए सत्य है। पहली कमी तो ये हो गई, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए सत्य है। दूसरी कमी देखना बेटा, इन्होंने कहा कि वृत्तीय कक्षक होते हैं। कक्षक कैसे होते हैं? वृत्तीय, जबकि ये गलत था। सही क्या था? सोमरफेल्ड ने बताया कि दीर्घवृत्ताकार होते हैं। क्या बताया सोमरफेल्ड ने? दीर्घवृत्तीय कक्षक होते हैं। किसके अनुसार बेटा? ये सही था। दूसरी कमी हो गई, कोई डाउट? तीसरी अगर हम बात करें बेटा, तो जो रेखीय स्पेक्ट्रम था, रेखीय स्पेक्ट्रम, उसकी तो व्याख्या कर दी, लेकिन उसकी तीव्रता की व्याख्या नहीं हो पाई। इनके मॉडल से ध्यान देना बेटा, रेखीय स्पेक्ट्रम की तीव्रता की व्याख्या नहीं हो पाई।
बात समझ में आ रही है इंटेंसिटी की। चौथी कमी देखना बेटा, बहुत सारी कमी है, कितना लिखोगे 5 ही नंबर का है। चलो और देख लो कौन सी कमी थी बेटा, ध्यान देना। तो एक चीज इन्होंने बताया था कि नाभिक स्थिर है, क्या बताया, नाभिक स्थिर है, इन्होंने कहा कि नाभिक स्थिर है, नाभिक कहा कि स्थिर है, ठीक है, लेकिन ये गलत बात थी। नाभिक अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, बात समझ में आ रही है, नाभिक अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो यहां पर आप लिखोगे नाभिक तो भैया क्या करता है, घूर्णन करता है। ये सारी कमी ही तो है, बात समझ में आ रही है। और देखो पांचवा भी लिख दो, एक होता है जीमेन प्रभाव, एक होता है स्टार्क प्रभाव, उसको भी समझा देते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। किसकी, जीमेन और स्टार्क की व्याख्या नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही। जीमेन क्या होता है, जीमेन प्रभाव क्या है, तो समझना कि चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं अलग अलग प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही, ये हो गया जीमेन प्रभाव। स्टार्क प्रभाव की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में रेखीय स्पेक्ट्रम का अलग अलग प्राप्त होना, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये सब उनकी क्या थी बेटा, कमियां थी। ये आपका क्या हो गया, डी ब्रॉगली द्वारा जो इनका क्वांटिमीकरण अवगृहित था उसका स्पष्टीकरण, और ये इनका क्वांटिमीकरण जो अवगृहित थी। कोई डाउट किसी बच्चे को, नहीं, आगे चलें, ठीक, चलो बेटा। अथवा करके न्यूमेरिकल रहेगा, इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, यही आप लोग करना, मतलब इसी टाइप से आएगा, जरूरी नहीं कि यही आएगा, कोशिश करना पहले न्यूमेरिकल करने की। अगर नहीं बन पा रहा है आपसे तब आप वो सब करना, है ना, वो टाइम टेकन है, टाइम भी लेगा, नौटंकी करेगा, नंबर भी पूरा नहीं मिलेगा उसमें। इसमें अगर आंसर आ गया तो मिल गया, नहीं आया तो गया इसलिए थोड़ा सा, चलो ध्यान देना। कह रहा है भैया निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT कोटि की है, ऐसा बता रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान देना। T ताप पर जो ऊर्जा है वो आपको दे दिया। ऊर्जा को हम लोग किससे लिखते थे, कैपिटल T से और कैपिटल K से, बात समझ में आ रही है। गतिज ऊर्जा के बराबर कितना दिया है, स्मॉल kt, ये आपको दे दिया, ठीक है। आप एक चीज यहाँ पर बता देना कि स्मॉल k क्या है, स्मॉल k जो है भैया वो वोल्ट्स, कहाँ है, मान नियतांक, बात समझ में आ रही है कि स्मॉल के क्या होगा बेटा, बोल्ट्जमान नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा इसकी वैल्यू भी लिख लो आप लोग, हालांकि इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी पेपर में और दिया भी होगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, हाँ, या फिर जूल केल्विन इनवर्स भी बोल सकते हो, बात समझ में आ रही है। अच्छा ये SI सिस्टम में मैंने बताया है आपके पेपर में, हाँ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गया भैया, ये वोल्ट मान नियतांक जो है स्मॉल के 8.6 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस में दिया, बात समझ में आ रही है। तो ये भैया डिग्री सेल्सियस व्यवहारिक मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी छोटा मात्रक है ऊर्जा का। अच्छा हम लोग को न्यूमेरिकल लगाते समय याद रखना है कि हम लोग क्या करेंगे, SI सिस्टम में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे बेटा, तो आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर बाद में चेंज कर लेंगे जैसा भी होगा। चलो कितना हो गया, अब क्या है 27 डिग्री सेल्सियस पर उष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना की, किसकी गणना करनी है, न्यूट्रॉन की, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री। तो आपको ये स्मॉल की तो आपने जान लिया, टी क्या है, टेम्परेचर जो ताप है, कितना दिया है 27 डिग्री, तो टी आपको दे दिया भैया 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा डिग्री सेल्सियस दिया था इसीलिए आपको उसमें दिया था, कोई बात नहीं, एक काम करना केल्विन में हम लोग चेंज कर लेंगे, करेंगे क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है, उसको छोड़ देते हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 10 नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखना कि ये डिग्री सेल्सियस है, ये 273 है, जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ दो, क्या मिल जाएगा केल्विन में, ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं, कितना दिया है 27 डिग्री और प्लस 273 जोड़ो भैया, 7 3 10, 7 दोनों 1 10 2 1 3, 300 केल्विन, कितना हो गया बेटा केल्विन, ये दे दिया। तो जहां पर 27 डिग्री सेल्सियस है वहां पर आप क्या लिख सकते हो,
300 केल्विन में। लो भैया टेम्परेचर भी आपको मिल गया। बस यही इतना तो पता करना था, बाकी सब आसान है, आप पहले से जानते हो। आपसे पूछा क्या है भैया? तरंग दैर्घ्य। क्या पूछा बेटा? तरंग दैर्घ्य, यानी द्रव्य तरंग ही तो हुआ। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है? द्रव्य ही तो है। बात समझ में आ रही? तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य वाला फार्मूला लगाओ। उन्होंने क्या कहा था? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी बराबर एम बी, रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। और इसको हम लोग सॉल्व करते थे तो कितना आता था? एम बी की वैल्यू √2m k। अरे पहला ऑप्शन यही है इसमें, इस पेपर में, है ना, ये आता था। अच्छा, k की वैल्यू आपको मिल गई भैया, यहाँ पुट कर दो फटाफट। ये कैपिटल के है तो h अपॉन √2m, कैपिटल के की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल के और t। अगर दिक्कत होगी कैपिटल के स्मॉल के में तो यहाँ पर e लिख लेना, ऊर्जा क्या लिख लेना, e। बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, चलो इतना हो गया। अब सबकी वैल्यू आप जानते हो, h प्लैंक कांस्टेंट, m न्यूट्रॉन का है तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और k लिखा हुआ है बोल्ट्जमान नियतांक, और t 300 केल्विन। सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर ले। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट इसको। आसान है ना? हाँ, वैल्यू पुट करना भी है। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, यही तो होता है, अपॉन √2। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। स्मॉल के की वैल्यू बोल्ट्जमान नियतांक 1.38, 1 भी होता है, हटाओ 1 का क्या मतलब है ना, इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होता है बेटा? जूल पर केल्विन। इतना हो गया। टी की वैल्यू दिया है 300, कितना दिया है? 300। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। चलो सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, 23 और 27 इसको जोड़ लेते हैं, और कितना होगा? 7 3 10 2 2 4 50 हो जाएगा। -50 होगा, अंडर रूट के बाहर करेंगे, आधा हो जाएगा, -25 कितना हो जाएगा? ऊपर ले जाएंगे +25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस बाकी इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। चलो इसके बाद सॉल्व करते हैं भैया। चलो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लैम्डा, निकाल रहे थे लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 और इंटू 10 टू द पावर, भैया इसको बाहर करेंगे ना, 27 और 23 कितना होगा? 50, बाहर करेंगे तो 25 होगा, माइनस में रहेगा, ऊपर जाएगा प्लस, तो 10 टू द पावर +25, यानी डायरेक्ट इसी में कर दे रहे हैं +25। अब अंडर रूट में जो बचा उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट में क्या क्या बचा? 2, इसका गुणा कराएंगे 1.67 हो गया, इसका गुणा कराएंगे 1.38, नहीं गुणा कराए, 1.67 इंटू 1.38, और फिर गुणा कराएंगे बेटा 300 से। किससे गुणा कराएंगे? 300, इतना। इसका पूरा गुणा कराए और इसका रूट कितना निकल के आया? 37.185। कितना आया? 37.18 लिख लो, बस इतना ही तो आया। हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे इससे, देखते हैं कितना आता है। कितना है भैया? 6.63। इसको हम लोग 6.63, इसको हम लोग भाग करेंगे 37.18, कितना आया बेटा? 0.178 हटा, इंटू 10 टू द पावर, इसको भी सॉल्व करिए भैया। 34 कितना है बेटा? -34 और +25 कितना है? -9। अच्छा, आपने एसआई सिस्टम में सब कुछ लिखा है तो मीटर में आएगा, और एक अंक दशमलव को क्या करना? बाईं ओर ले जाना। 1.78 ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए, है ना। इसका मान 1 से बड़ा और 10 से छोटा कर रहे हैं, तो 1.78 इंटू 10 टू द पावर, जब एक अंक दाईं ओर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -1, तो -9 था, एक और आएगा -10 मीटर, और 10 की घात -10 मीटर की जगह पर एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, 1.78 एंगस्ट्रॉम। ये नहीं, बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया बेटा, ठीक है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि भैया
इसी तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करिए। क्या करना है आपको? अरे यार बड़ा आसान है। इसी तरंगदैर्घ्य के, तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू, न्यू तो आपको दिया नहीं आवृत्ति, इसलिए न्यू की जगह c बाई लेमडा लिख देना। लेमडा तो पता ही है क्योंकि इसी तरंगदैर्घ्य का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? h c बाई लेमडा। बताओ भाई h की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर नहीं 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड और लेमडा की वैल्यू आपके पास है 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। रखना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? सॉल्व करें कि रहने दें? रहने देते हैं, बस इतना बता दिया, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है भैया, ये हो गया। यहाँ पर के पता है, आगे चले। कोई डाउट हो तो बताओ अभी। नहीं ना, एच बाई लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक का मतलब वही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए। टाइम वाला है, आपको पहले से पता है, लेक्चर बना है, जाकर देख लेना अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है ना? हाँ। उसके बाद कह रहा है कि भैया इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। बहुत आसान काम है भाई। आवर्धन क्षमता का मतलब कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन मतलब कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या था? बीटा अपान अल्फा। बीटा आप सभी जानते हो प्रतिबिंब द्वारा जो आपका लेंस होगा या फिर आंख होगा उस पर बनाया गया दर्शन कोण होगा। ठीक है, जब यंत्र प्रयुक्त करोगे। और बिना यंत्र के अल्फा, वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण क्या होगा? अल्फा। यानी कि ये दर्शन कोण होगा किसके? ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया और ये इमेज द्वारा बनाया गया। बात समझ में आ रही है? यहां से आप कैलकुलेट कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो लेक्चर देख लेना। ठीक है, ओके। एक एक चीज वहां समझाया गया है। अगला देखते हैं। किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V, समीकरण V इक्वल टू 40 साइन 100 फाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, उसमें जो वोल्टेज दिया गया है वो इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित है। इसमें 40 साइन 100 पाई टी, इसको बना लो फर्स्ट, इसके द्वारा प्रदर्शित होता है। कह रहा है यहाँ जो टाइम है बेटा टी, वो सेकंड में है। किसमें है? इसका मतलब है पूरा का पूरा किसमें होगा? वोल्ट में होगा। ठीक है ना? दिया गया। अच्छा, समय वोल्टता यानी टीवी ग्राफ आपको बनाना है उचित पैमाने पर। किसके लिए? एक चक्र के लिए। आपको पूरे एक चक्र के लिए बनाना है। बड़ा आसान काम है, बना दिया जाएगा। आपसे पूछ रहा है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाया है। बात समझ में आ रही है? वही चीज हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, आसानी से बनाएंगे। पहले तो हम लोग इसका काम कर लेते हैं, ये जो पूछ लिया है ना, इसको निपटा दो। बड़ा आसान काम है। फर्स्ट की आप तुलना कर लेना। फर्स्ट की क्या करना बेटा? तुलना। किससे करेंगे? v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, यही तो समीकरण था। फर्स्ट की तुलना इतना से करने पर जो हम लोग करेंगे बेटा, तो देखो v की जगह तो v लिखा है, लेकिन v0 की जगह क्या लिखा है? 40। v0 क्या था बेटा बताओ? v0 क्या था? जब ना आए तो ऐसे ही बोला जाता है ना, ये सामने वाला सुनना पाए। बताओ v0 क्या था? अरे वो तो पता ही है, वोल्टेज, शिखर मान या अधिकतम मान, आयाम। याद आया? एंटीना सही करो। क्या लिखा है बेटा? 40 और वोल्ट में होगा। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया। और देखो साइन, साइन हो गया। ओमेगा, ओमेगा की जगह भैया 100 पाई लिखा है, टी की जगह टी लिखा है, तो ओमेगा की जगह कितना लिखा है? 100 पाई। लिख दो फटाक से, हो सकता है इसका भी काम लगे। कोई डाउट? ठीक है, इतना मिल गया। वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? वोल्टेज का पूछ रहा है। तो VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2। बताओ ये कौन नहीं जानता है? सारे बच्चे जानते हैं। अब V0 आपके पास है कितना? 40 वोल्ट। लिखना 40 बटे √2। √2 हम लोग हर में नहीं रखते, इसलिए √2 से क्या करेंगे? अंश और हर में गुणा करेंगे। ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? जैसे आपको 10 रुपया देके ले लिया जाए, कोई फर्क पड़ेगा? अंदर से तकलीफ होगा, है ना? कोई बात नहीं है, चलो ध्यान देना। हाँ, जैसे अंकित के साथ हुआ ना। चलो इधर देखो भैया, शर्माओ मत, इधर आओ। हाँ, आगे चलते हैं। अंश में बचेगा 40 √2, क्योंकि गुणा करा देंगे, फिर काटने मत लगना यार, नहीं वहीं पहुंच जाओगे जहां थे। और देखो √2 का गुणा होगा तो 2 बच जाएगा। कितना बचेगा? और 2 से इसको हम लोग काट देंगे तो 20 बच जाएगा। मिला कितना? 20 √2। किसमें? वोल्ट। बताओ कोई डाउट? होना भी नहीं चाहिए यार। ये है, ये था क्या? तो VRMS क्या था आपका?
आप लोग थोड़ा सुंदर सुंदर लगाना, कहाँ क्या निकाल रहे हो वो बताना, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, नहीं आप भी ऐसे गोद के चले आओ, ठीक है। हाँ, लड़कियों को तो बताना ही नहीं पड़ता, वो पहले ही सजा देंगे, उसमें कुछ रहे डाटा ना रहे, कुछ लगाए ना लगाए उससे मतलब नहीं है, यही उतार दे लेकिन बड़ा सुंदर लिखेंगे, है ना। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा सबकी बात नहीं हो रही थी, झगड़ा मत करना, ठीक है। देखिए आगे क्या ऐसे ऐसे कर रहे। चलो भैया एक काम खत्म कर लिया, अब केवल एक ही चीज बनाना है, क्या, ग्राफ। कौन सा ग्राफ? टीवी ग्राफ। टी का मतलब टाइम, बी का मतलब वोल्टेज। ओके, ये हो गया भैया टी और ये हो गया आपका बी। अच्छा, इधर प्लस में इधर वोल्टेज होगा वो, आप सभी पहले ही जानते हो इस समीकरण के अनुसार जो वोल्टेज का आयाम होने वाला है वो 40 वोल्ट, अधिकतम वोल्टेज इतना ही होगा, तो वाई एक्सिस पे आप 40 कहीं बना लो, यहाँ मान लो ये कितना है 40 वोल्ट, प्लस 40 वोल्ट होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, इतना ही इधर भी खींच दो, ये माइनस, ये तो हो गया वोल्टेज का आयाम या शिखर मान। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो कहा है एक पूरे चक्र के लिए बनाओ, तो एक पूरे चक्र में कितना टाइम लगता है किसी भी चीज को, उसके आवर्तकाल के बराबर, आवर्तकाल के बराबर, आवर्तकाल को कैपिटल टी से लिखते हो, तो आवर्तकाल यहाँ पर आप लिखना बेटा, मान लो यहाँ पर खींच रहे हो तो यहाँ पर कैपिटल टी हो गया। आधे चक्र के लिए कितना होगा बेटा? t/2 टाइम। अच्छा, आधे का आधा कितना होगा? t/4। अब आप यहाँ पर समझ लो प्रारंभ में तो 0 होगा, तो जब 0 में t/4 जोड़े तो अर्धचक्र मिला, अर्धचक्र का भी अर्धचक्र, बात समझ में आ रही है। फिर t/4 में t/4 जोड़े तो t/2 मिला, ठीक है, अर्धचक्र का भी अर्धचक्र, ठीक। अब फिर देखो t/2 में फिर आप t/4 जोड़ोगे तो फिर इस पूरे अर्धचक्र का क्या होगा? आधा चक्र बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना t/2 में क्या करना? t/4 जोड़ देना। अरे यार, t/4 जोड़ देंगे। अच्छा, हर बराबर करने के लिए दो, वही वाला काम 10 रुपया देकर वाला, बात समझ में आ रही है। तो हर बराबर हो गया तो 2t और 1t 3t, कितना? 3t/4, 3t/4। ये लो भैया उचित पैमाना हो गया, एक के चक्र के लिए बनाना था, ज्यादा बहुत ज्यादा मत, 1 2 3 4 5 इतने में काम चला लो। यहाँ पर तो ग्राफ में ऐसे बना ही रहेगा, ये अधिकतम है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। अब देखो मैंने ग्राफ खींचने के लिए आपको समझाया था, ऐसे आप एक टेबल बनाना, एक तरफ क्या लिखना t और दूसरी तरफ क्या लिखना b, धारा ज्ञात करना होगा तो धारा लिखना, बात समझ। इधर टाइम लिख लो, टाइम कौन कौन सा रहेगा आपके पास? 0, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t और लास्ट में t, क्या रहेगा बेटा? ये हो गया आपका। तो इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, ये यहाँ पर हम लोग वोल्टेज लिख लेंगे, ठीक है, ओके। और इधर टाइम लिख लिए, और टाइम पता है तो वोल्टेज के लिए समीकरण है ना अपना फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से आप निकालते चलो फटाफट। चलो कहाँ पे निकाल दूं? यहीं पर, बस थोड़ा सा जगह चाहिए, बस इतने में निकालना सिखा दे रहा हूं बेटा, 1 2 बता रहा हूं, बाकी सब समझ में आ ही जाएगा। चलो देखो भैया, जब टाइम 0 होगा, टाइम क्या होगा? ये तो वैसे ही निकाल सकते हो, टी की जगह 0 रखोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 से 40 में गुणा कराओगे तो वोल्टेज कितना मिलेगा? तो भैया जब टाइम 0 होगा तब वोल्टेज भी 0, यानी यहीं पर एक बिंदु आपको यहाँ मिल गया, टाइम 0 वोल्टेज 0। दूसरा है कि t/4, तो जब टाइम की जगह t/4 रखोगे तब देखो क्या मिलता है, यहाँ पर देखना v = क्या है बेटा? 40 साइन 100 पाई, 100 पाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा लिख सकते हो, आसान करने के लिए 100 पाई की जगह क्या लिख दें? ओमेगा, ओमेगा लिख दिए। और t की जगह क्या लिखेंगे बेटा? t/4, क्या लिखेंगे? अब बहुत आसान काम है यार, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, कोणीय विस्थापन बटे समांतराल में एक चक्कर पूरा करने में कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री, 2π, और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? आवर्तकाल के बराबर 2π/t, बात समझ में आ रही है। तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2π/, ये देखो t से t गया और 2 दूनी 4, π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, ये रेडियन में था, तो साइन 90 की वैल्यू 1 कितना होता है?
1 से 40 में गुणा कराओगे 40, क्या बात है, यानी अधिकतम, अधिकतम का मतलब T/4 पर यहाँ मिलेगा आपको, ऐसे होता चला जाएगा। और जैसे आप T/2 रखोगे, बात समझ में आ रही है, तुरंत 0। देखो यहाँ T की जगह हम, अच्छा 2/T, ओमेगा की जगह कितना लिखेंगे 2π/T, ठीक है, ये तो ओमेगा की जगह हो गया, ओमेगा मतलब 100π। T की जगह पर हम लोगों को क्या लिखना है बेटा, T/2, क्या लिखना, इसको देख लेते हैं, T से T गया, 2 से 2 गया, क्या बचा पाई। मैंने आपको सिखाया sin π, sin 2π, sin 3π, sin 1000π सब 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा कराओगे 0, फिर यहाँ पर -40 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे करते चले जाना। तो ग्राफ एक पॉइंट यहाँ T/2 पर 0, 3T/4 पर दूसरी डायरेक्शन में अधिकतम यानी -40, फिर T पर 0। तो आपका ग्राफ कैसे मिलेगा बेटा, कह सकते हो सर ऐसे बना दीजिए, आप एक एक पॉइंट लोगे तो ऐसे मिलेगा, कर्व है ना, मैंने बस इतना लेकर आपको समझा दिया, ऐसे मिलेगा आपको, क्लियर। एक पूर्ण चक्र के लिए ग्राफ बन गया, और आपने वर्ग माध्य मूल मान भी बता दिया। तो ये आसान था कि वो आसान था, अथवा वाला आसान था, है ना। इसमें आप लोग नौटंकी करते रह जाओगे, किरण आरेख बनाते रह जाओगे, ठीक है। चलो भैया, चुंबकत्व का प्रामाणिक मॉडल क्या है, इसको समझना। चुंबकत्व का प्रामाणिक मॉडल क्या है, ध्यान से समझना, इसको समझना है, सॉल्यूशन देखना। भैया इतनी बात तो हम सभी जानते हैं, आपको सिखाया गया किसी भी पदार्थ को आप तोड़ते चले जाइए, किसी भी चुंबक को आप तोड़ते चले जाइए, बात समझ में आ रही है, उसको आप परमाणु तक तोड़ दीजिए, वो चुंबक ही रहेगा, द्विध्रुव रहेंगे उसमें। परमाणु के बाद आप उनको उनके मूल कणों में तोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तब भी वो क्या रहेगा, द्विध्रुव ही रहेगा, यही चुंबक ही रहेगा। ऐसे पदार्थ की भी बात कर लेते हैं, ध्यान देना। आप सभी जानते हो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, बात समझ में आ रही है। और परमाणु संरचना आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, परमाणु जब चैप्टर पढ़ लिए तब मैं परमाणु संरचना अगर आपको समझाऊं तो आप जैसे विद्वान लोगों की तौहीन हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, क्या भैया, एक नाभिक होगा और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये चक्कर लगाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, बात समझ में आ रही है। और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है, दो गति करता है इलेक्ट्रॉन। एक गति देखो, इसको बोलते हैं भैया ऑर्बिटल मोशन, यानी कि कक्षीय गति, क्या बोलते हैं, कक्षीय गति। एक तो कक्षाओं में गति कर रहा है, दूसरा वो अपने धुरी पर ही घूम रहा है, उसको बोलते हैं चक्रण गति। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पिन मोशन, दो गति कर रहा है, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन है क्या, एक आवेश है, क्या है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश अगर गतिमान हो, बात समझ में आ रही है, तो क्या क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा यानी यहाँ चुंबक होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे गति करेगा तो ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में आपको बताया गया कि गतिमान आवेश धारा के तुल्य होता है, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनों के ठीक विपरीत डायरेक्शन में हम लोग क्या मान लेते हैं कि भैया धारा बह रही है, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है ना, धारा इस डायरेक्शन, क्लियर। अब ये धारावाही लूप की तरह व्यवहार कर रहा है कि नहीं, और धारावाही लूप द्विध्रुव होता है कि नहीं होता है, बताओ, द्विध्रुव होता है ना। तो ये धारावाही लूप की तरह व्यवहार कर रहा है। और द्विध्रुव कैसे हुआ, जब देखो ये क्लॉकवाइज धारा कैसे बह रही है, क्लॉकवाइज, तो इधर से क्या बनेगा, एस, क्या बनेगा, यानी इधर साउथ है और इसके पीछे क्या होगा, नॉर्थ, बात समझ में आ रही है। और जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम होता था, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, साउथ से नॉर्थ, इसकी जो डायरेक्शन होती थी साउथ टू नॉर्थ। दूसरा तरीका भी देखो, इधर बाहर से अंदर की ओर, ऐसे ही तो होगा। दूसरा तरीका क्या है, जिस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रहा है, अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़ दो, अंगूठा बताएगा इनकी डायरेक्शन, है ना। तो देखो धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, अंगूठा अंदर की ओर, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर, एक सदिश राशि। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, द्विध्रुव था, द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे चक्रण करता है, उसका भी होता है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो आपको चुंबकीय द्विध्रुव मिल रहा है बेटा, यो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिल रहा है, या चुंबकीय आघूर्ण इसको डायरेक्ट बोल देते हैं, ये मिल रहा है, वो तीन चीजों के कारण हम लोग जोड़कर बताते हैं। पहला, एक तो कक्षीय गति हो रही है, किसके कारण बेटा, पहला होगा कक्षीय गति, कक्षीय गति के कारण ये उत्पन्न होगा चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा, चक्रण गति, किसके कारण बेटा, चक्रण गति,
बस आपको समझा रहा हूं, बढ़िया से समझ लो तो कहीं भी लिखा होगा आपको पूरी चीज समझ में आएगा। ठीक है, चक्रण गति। तीसरा एक चीज और होता है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस में भी आवेश गति करते हैं। तो नाभिक में आवेशों के कारण ये किसमें बेटा, आवेश की गति। अब इन तीनों गतियों के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उनको हम लोग कुल योग करते हैं। अच्छा, सदिश राशि से सदिश योग करते हैं, बात समझ में आ रही है? सदिश योग करेंगे, वो होता है आपका नेट चुंबकीय आघूर्ण। एक चीज समझना, इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये नगण्य होता है। किसकी तुलना में भैया? इलेक्ट्रॉन जो कक्षीय गति और चक्रण गति कर रहा है उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसकी तुलना में जो नाभिक में आवेश की गति हो रही है इसके कारण जो चक्रण, इसके कारण जो आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो नगण्य है, ना के बराबर है। तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं आराम से। फिर क्या बचा? दो चीज, कौन सा? एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति। अब ध्यान देना, कक्षीय गति जो होती है ये कम योगदान होता है इसका, किसमें? यम में, चुंबकीय आघूर्ण में। और सबसे अधिक योगदान किसका होता है? चक्रण गति। ये सर्वाधिक भाग होता है। सर्वाधिक भाग किसका होता है? चक्रण गति का। लॉजिक समझना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कक्षीय गति, ये देखो कोई भी गति है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। ध्यान समझना, क्लॉकवाइज और यानी अभी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति कर रहा है, इधर की ओर भी कर सकता है। बात समझ में आई? और जो चक्रण गति है, इधर की ओर घूम रहा है, इधर की ओर भी घूम सकते हैं। तो जो कक्षीय गति होती है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं कि भैया एक लोग इधर की ओर घूम रहे हो तो एक लोग इधर की ओर घूमेंगे। बात समझ में आ रही है? और जब विपरीत डायरेक्शन में घूमेगा तो जो एम की डायरेक्शन है वो भी तो विपरीत मिलेगी। अभी इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो एम की डायरेक्शन अंदर की ओर, इस डायरेक्शन में घूमेगा तो एम की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। विपरीत डायरेक्शन में अगर सदिश राशि है तो परिणामी घटाकर निकालोगे और जीरो हो जाएगा, बराबर जी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसका ज्यादातर भाग इस तरीके से क्या होता है? निरस्त हो जाता है, कुछ ही भाग बचता है। अच्छा, चक्रण गति में भी इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने का काम करते हैं लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए सर्वाधिक भाग, यम का सर्वाधिक भाग किसका होता है? चक्रण गति का। बताओ, ये तो परमाणु मॉडल था, आपको समझ में आया चुंबकत्व का? तो इस तरीके से ये एक द्विध्रुव होता है। क्या होता है? यानी कह सकते हो प्रत्येक परमाणु एक द्विध्रुव होता है, यानी चुंबक होता है। और इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब समझना, ये यम की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? किसकी डायरेक्शन? एम की डायरेक्शन। ये परमाणु हो गया, ये एम की डायरेक्शन यानी साउथ से नॉर्थ की। क्लियर? मुझे लगता है आपको चुंबकत्व का परमाणु मॉडल समझ में आया, परमाणु मॉडल समझ में आ गया। ठीक है, अब आप लैंग्वेज कैसे लिखना है वो आप ढूंढ लोगे और लिख लोगे। चलो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसके आधार पर अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद स्पष्ट कीजिए। अंतर बताओ, किसके आधार पर? चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर। बहुत ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातें बता देता हूं। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें, जिसको आप लोग डायमैग्नेटिक कहते हो, ध्यान देना, प्रतिचुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, कौन होता है? इसका जो होता है वो इवन होता है। क्या होता है बेटा? यानी कि सम संख्या में होता है। सम संख्या में होता है तो ये युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर एक का चक्रण इस डायरेक्शन में है तो दूसरे का इस डायरेक्शन, जिसके कारण क्या होगा? इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा यम, वो निरस्त हो जाता है। तो नेट जो चुंबकीय आघूर्ण आपको मिलता है वो जीरो मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? जीरो। बात समझ में आ रही है? ये अंतर हो गया। दूसरा, अगर अनचुंबकीय पदार्थों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो ऑड होता है। क्या होता है? यानी कि इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कुछ अस्थाई बच जाता है। क्या होता है? अस्थाई रहता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सभी तो बना नहीं पाएंगे भाई। जब इवन है तब तो सब बना सकते हैं, पेयर जोड़ा बना सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बात समझ में आ रही है? जब 8 है तब तो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, ठीक? तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो बच जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो अस्थाई होता है। ठीक है, इसमें अस्थाई होता है। और ध्यान देना, मान लीजिए अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं आरोपित है तो इसमें जो परमाणु है वो ऐसे रैंडम किसी भी डायरेक्शन में, इनका जो एम होगा वो किसी भी डायरेक्शन में होगा चुंबकीय आघूर्ण।
लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम लोग आरोपित करेंगे तो ध्यान देना, इन सभी का जो डायरेक्शन होगा वो सेम हो जाएगा। क्या होगा? ये चीज। इसलिए देखना, साउथ से नॉर्थ की ओर, किधर से किधर की ओर, ये चुंबक बन जाता है जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है, यहाँ पर आरोपित नहीं किया गया, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भैया लौह चुंबकीय पदार्थ की। किसकी बेटा? लौह चुंबकीय पदार्थ। ध्यान से समझना, इसमें एक विशेष चीज होता है। इसमें, इस पदार्थ में ध्यान से समझना बेटा, इसमें एक क्षेत्र बना रहता है पहले से, एक जटिल अन्योन प्रक्रिया होती है, एक जटिल अन्योन क्रिया होती है, उसके कारण से एक क्षेत्र बना होता है कुछ इस टाइप से। ध्यान देना, इस टाइप से ऐसे क्षेत्र बना होता है। इन क्षेत्र को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा? याद रखना, इससे ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी, डोमेन किस में बनता है? तो लौह चुंबकीय। इसमें बेटा केवल इसी में बनता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जटिल अन्योन क्रिया होती है उसके कारण से बनता है, उसको समझा भी तो सकता हूं, तो उसको समझने के लिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत होती है, जो आपके सिलेबस में नहीं। इसलिए आपको केवल इतना बताया जा रहा है कि एक जटिल अन्योन क्रिया होती है भैया, उसके कारण इनके परमाणुओं में, बात समझ में आ रही है, उसके कारण जो है कुछ क्षेत्र, विशेष क्षेत्र बन जाते हैं, और उन क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन। क्या बोलते हैं? जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सभी क्षेत्रों को हम लोग डोमेन बोलते हैं। और एक एक डोमेन में लगभग 10 के घात 17 परमाणु से लेकर के 10 के घात 21 परमाणु, इतने इतने परमाणुओं का समूह बन जाता है, जो आसपास के परमाणु होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लेता है। बात समझ में आ रही है? और उन सभी से कहता है एक दिशा में अपना वो कर दो, क्या नाम है? द्विध्रुव आघूर्ण M। तो भैया अगर ये वाला क्षेत्र है, इसमें अगर कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में है तो सभी इसी डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है? सभी इसी डायरेक्शन में। इसका मान लो कह रहा है ऋषि आया नहीं, हम इस डायरेक्शन में रहेंगे, तो ऐसे सभी के सभी क्या होते हैं? इस डायरेक्शन में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे इसमें भी मान लो इधर की ओर है, तो ऐसे सबका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मान लो इधर की ओर है, सबका। इसमें क्या था? रैंडम था, यादृच्छिक, कहीं भी था। लेकिन इसमें कुछ विशेष क्षेत्रों में जितने भी चुंबकीय आघूर्ण होंगे सारे के सारे एक ही डायरेक्शन, एक डोमेन में एक डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इन क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। ऐसे सारे के सारे। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करोगे तो सारे के सारे डोमेन जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होगा सब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा और वो एक अस्थायी चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? आपको चुंबकत्व का परमाणु मॉडल समझ में आया कि प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है, द्विध्रुव होता है। बात समझ में आ रही है? और इस तरीके से आपने देखा प्रतिचुंबकीय। मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूं, अब जाकर आप पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो प्रतिचुंबकीय हो गया, अनचुंबकीय हो गया भैया, और ये आपका फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय। बात समझ में आ रही? अब क्या कह रहा है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। अरे यार, ये तो आपको ट्रिक भी बता चुका हूं। जो प्रतिचुंबकीय है आप याद रखना, जिनसे आभूषण बनते हैं, यानी कि सोना हो गया भैया, क्या हो गया? चांदी हो गया, हीरा हो गया। बात समझ में आ रही है? सोना, चांदी, हीरा। बात समझ में आ रही है? ऐसे याद रखने का तरीका। अनचुंबकीय में मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम है। बात समझ में आ रही है? क्या है? एल्यूमिनियम हो गया और सोडियम हो गया। ऐसे एक का एक तो पूछा है, एक एक बता देंगे। अगर बात कर रहा है फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है, तो इसका हम लोग लिख देंगे भैया फेरिक, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। बात समझ में आ रही है? बताओ, ये आपका पूरा हो गया। कोई डाउट नहीं है ना? तो फटाफट आगे देख लेते हैं बस। लास्ट क्वेश्चन आसान है। अच्छा, इसका अथवा है, इसका अथवा है ना, इसको देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है एक प्रकाश किरण, न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आप पहले करना। कह रहा है एक प्रकाश किरण प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक दे दिया है n बराबर √3। तो एक प्रिज्म है बेटा, प्रिज्म के पदार्थ का आपको अपवर्तनांक दे दिया √3। इसका सोल्यूशन देखना, आप लोग सुंदर से लिखना बेटा। में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है, ठीक है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो। आपतन कोण का मतलब I, अपवर्तन कोण का मतलब R। अपवर्तन कोण का क्या है बेटा? 2 गुना। क्या है? हाँ, यहां पर जो I है वो 2R के बराबर है।
ये भी दे दिया। तो प्रिज्म का कोण का मतलब ए बताओ, क्या बताओ, तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे, अपवर्तन कोण का मतलब आर, ये दोनों क्या होंगे, ये आपसे पूछा। बहुत आसान है यार, देखो ध्यान देना, एन बराबर क्या होगा, स्नेल का नियम लगा देना, साइन आई अपान साइन आर, ऐसा लगा देंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो आई की वैल्यू आप पहले से जानते हो, आई की जगह क्या होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, अभी इन सबका काम रहेगा, तभी तो लिखते थे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, डेरिवेशन आप करके निकालते हो आर की वैल्यू ए बाई टू, तभी तो यहाँ लिखते थे साइन ए बाई टू, ठीक, तो साइन अपान साइन आर। अच्छा आई की जगह आप एक काम करो 2r लिख दो, क्या लिख दो बेटा, यहाँ लिख देते हैं, तो n बराबर क्या होगा साइन 2r और बटे साइन r। अब ध्यान देना, हम सभी जानते हैं बेटा साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लगा दो। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछना, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है आगे चलेंगे। n बराबर साइन 2r की जगह 2 साइन r इंटू कॉस r अपॉन साइन r, साइन r से साइन r गया। अच्छा n की वैल्यू आपको दिया है अंडर रूट 3, कितना दिया है बेटा, ठीक है। अगला स्टेप, 2 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर क्या बचा कॉस r। आप बताओ कॉस के किस कोण का मान अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का 1 बटे 2 होता है ना, साइन 60 डिग्री का अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2, और यहाँ पर क्या होगा कॉस r, कॉस से कॉस हट जाएगा, इसलिए r बराबर कितना होगा 30 डिग्री। आपसे शायद यही तो पूछा था, r की वैल्यू बताओ, मिल गया। अब a पूछ रहा है तो ये लगा दो, हम सभी जानते हैं r की जगह कितना लिख सकते हैं a बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r की जगह हम लोग लिख सकते हैं a बाई 2, तो लिख देंगे a बाई 2 बराबर 30 डिग्री, इसलिए a बराबर 30 दूना 60, लो 5 नंबर मिल गया। ये आसान था, बात समझ में आ रही है। न्यूमेरिकल जरूर अटेंड करो, प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं लगा पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया बेटा। अगला देखो, ये सब तो बताने वाला नहीं हो आपको, है ना। कह रहा है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षण की तुलना कीजिए, आराम से कर ले जाओगे। कह रहा है पीएन संघ डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। पहले से आप जानते हो, थोड़ा सा इसको समझा दूं, है ना, जो बच्चे कम समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो तो एक बार समझ लीजिए। ये पी, ये एन क्षेत्र, ये क्या है डायोड, डायोड इसको आप डी से लिखते थे, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या करते थे, एक लोड रेजिस्टेंस लगाते थे, यहीं पर हम लोगों को आउटपुट प्राप्त होता था, क्या डीसी, क्या प्राप्त होता था, आउटपुट वोल्टेज, यही तो करता है दिष्टकारी, हाँ। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर हम लोग लगाते थे अपने मनपसंद वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो मन का उच्चाई, मन का अपचाई, अच्छा निश्चय भी करते हैं, ये हो गया। ये सेकेंडरी कॉयल का क्या होगा बेटा, टर्मिनल होगा, इसलिए S1 S2 बोल देंगे इसको। यहाँ पर क्या होगा, क्रोड होगा, और इधर क्या होगा, प्राइमरी कॉयल, इसको P1 और इसको P2 बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज देंगे, यही तो आपका किरण आरेख था, तो यही आपका क्या था, परिपथ आरेख, किरण आरेख बोल रहा हूँ, ठीक है। सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, तो आप बताओगे एसी निवेशी यानी इनपुट वोल्टेज, ये यहां से हम लोग करंट देंगे। आप सभी जानते हो बेटा, एक चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज होता है, आधे चक्र के लिए धनात्मक और दूसरे आधे चक्र के लिए ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ रही है। अगर हम पहले अर्ध चक्र की बात करें और मान लो कि ये टर्मिनल क्या मिल गया आपको, धनात्मक, और ये क्या मिल गया, एक दिशा में होगा ना आधे चक्र के लिए, तो देखो पी क्षेत्र हाई पोटेंशियल से, एन क्षेत्र लो पोटेंशियल से जुड़ा है, यानी कि अग्रदिशिक होगा। तो पहले अर्ध चक्र के दौरान अग्रदिशिक होगा, तो यहाँ पर धारा प्राप्त होगी। और डायरेक्शन आप जानते हो, ये जो एरो हेड दिख रहा है आपको, पी से एन की ओर, या फिर प्लस से माइनस की। बात समझ में आ रही है। और जब धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही, तो हम सभी जानते हैं बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर लो पोटेंशियल, यानी ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से यहाँ दिश धारा मिलेगी। अर्ध तरंग कहा था ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें एक ही डायोड लगाएंगे, तो डायोड डी अग्रदिशिक था। अब दूसरे अर्ध चक्र के दौरान दिशा बदलेगा भाई,
दिशा बदल लेगा तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो, ये तो फिक्स है। इसका मतलब है दूसरे अर्ध चक्र के दौरान ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का टर्मिनल S1 जो होगा वो नेगेटिव होगा और S2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब देखो P क्षेत्र लो पोटेंशियल से जुड़ा है और N क्षेत्र हाई पोटेंशियल से जुड़ा है, यानी उच्च विभव से, तो उल्टा हो गया ना, पश्च दिशिक हो गया। अब ये धारा को अनुपन्न नहीं करेगा, तो डायोड डी पश्च दिशिक में होगा, धारा को अनुमत नहीं करेगा, यानी पास होने नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी धारा प्राप्त नहीं होगी। बाकी चीज आप जानते हो बढ़िया से इसके बारे में, ठीक है। ये पूछ रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। भैया गॉस का नियम सबको आता है, किसी निर्वात में स्थिर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। कह रहा है इसका उपयोग करो और दो चीज ज्ञात करो। पहला, एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो, आसान काम है। दूसरा, स्रोत उसी स्रोत आवेश जो Q है तथा टेस्ट आवेश यानी कि परीक्षण आवेश Q0 के बीच कूलाम का निगमन करो। बहुत आसान है भैया, हम लोग करेंगे क्या, एक बिंदु आवेश ले लेंगे, बिंदु O पर उसको रख देंगे, कौन सा बिंदु आवेश के, Q। अब कह रहा है इसका उपयोग करके, ये बिंदु आवेश हो गया, इसका उपयोग करके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो कोई एक बिंदु ले लो यहां पर, ठीक है, और इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तरीका आप जानते हो, उस बिंदु से होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचो, और गॉसियन पृष्ठ जब खुद से खींचना है तो ऐसा खींचो जो आसान हो। हम लोग क्या करेंगे, R त्रिज्या का, कितने त्रिज्या का बेटा, एक गोला खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, एक गोला खींच लेंगे, आसान होगा। और फिर यहां पर हम लोग करेंगे क्या, गोला है तो एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, मान लेंगे इसका जो क्षेत्रफल है वो d है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देना Q0। क्या रख देना, आप बताओ Q वाला Q0 को किधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, तो त्रिज्या के अनुदिश तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो किधर चार्ज है, तो इधर की ओर। ये डायरेक्शन किसका होगा, E का। मान लेना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E थी, ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश उस क्षेत्र के लंबवत, तो त्रिज्या लंबवत ही तो होती है पृष्ठ के, यानी कि ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। वेक्टर डीए क्या होगा बेटा, वेक्टर डीए और E एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, दोनों के बीच का कोण 0 भी हो जाएगा, इसीलिए ऐसा माना गया है। अब बहुत आसान काम है, इस छोटे से क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेना। क्या करना, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरेगा तो बहुत कम फ्लक्स गुजरेगा, डी फाई बराबर होता कितना है भैया, जब छोटा सा क्षेत्रफल है तो समतल मान सकते हैं कि नहीं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नियत रहेगी कि नहीं, क्योंकि दूरी तो बराबर है हर जगह, गोला माने हो ना, ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है बेटा। तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। क्या लगाएंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। आप सभी जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा उन दोनों के बीच का कोण होता है। तो वेक्टर ई का परिमाण ई, वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए, इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कुल मिला के मिलेगा क्या, ई डी ए। इतना फ्लक्स गुजरेगा उस छोटे से क्षेत्रफल से। अब आप कहोगे सर हमको पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स करने के लिए, ज्ञात करने के लिए जितने छोटे छोटे अवयव हैं उन सभी से गुजरने वाले फ्लक्स को आप जोड़िए, जोड़ने का मतलब समाकलन कर दो, तो दोनों पक्षों का समाकलन कराएंगे, डी फाई का कितना होगा, फाई कितना हो जाएगा बेटा, फाई। इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो ई तो नियत है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी, यहाँ सर्कल लगाएंगे क्योंकि बंद पृष्ठ है, बात समझ आ रही। इंटीग्रेशन ऑफ डी है क्या, छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों का योगफल, और उनको जोड़ते चले जाएंगे तो जो गोला था ये है क्या, ये वृत्त मत समझ लेना, क्या है बेटा, गोला है, बंद पृष्ठ उन्होंने कहा था, बात समझ में आ रही है। तो गोला, उनका पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी, आर स्क्वायर। लो आपसे पूछा कितना था, ई बताओ, यही तो पूछा था, क्षेत्र क्या ज्ञात करना था आपको, विद्युत क्षेत्र का मान, ई पूछा था। तो गॉस का नियम लगा दो भैया, ऐसा तो हम लोग ज्ञात ही किए, फाई गॉस के द्वारा क्या होगा, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए नेट आवेश कितना, क्यू, एप्सिलॉन नॉट से उसको भाग कर देंगे, निर्वात में रखा था, तो फाई की जगह इतना लिख दे। हमको चाहिए क्या, ई रोक लो, बाकी सबको उधर भेज दो, हो गया डेरिवेशन। ई रोकना, इधर क्या था बेटा, अंश में क्यू और हर में क्या था, एप्सिलॉन नॉट। इधर से देखो 4 पाई आर स्क्वायर गुणे में था, उधर जाएगा बाहर, तो इनटू 1/4 पाई
आर स्क्वायर। इसको ठीक से लिख लो भैया, कांस्टेंट को पहले लिख लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया। अंश में क्या बचा Q, हर में क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर ले आर स्क्वायर। यही तो है आपका वैद्युत क्षेत्र। अब सेकंड वाला कह रहा है हमको बल भी बताओ कि भैया इन दोनों के बीच का बल कितना लगेगा। बहुत आसान काम है, आप पहले से जानते हो क्योंकि E इज इक्वल टू कितना होता है F/Q। अच्छा ये Q0 है ना, तो यहाँ पर Q0 लिखोगे, क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश है उस पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस बिंदु पर ध्यान देना, परीक्षण आवेश Q0 लिखा है, इस पर बल लगेगा F, कौन लगाएगा? Q लगाएगा। बात समझ में आ रही है? परीक्षण आवेश क्या है? Q0, तो F/Q0 इज इक्वल टू E होगा। तो जहां पर E था वहां पर आप लिखोगे क्या? F/Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। Q0 इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 अपॉन r स्क्वायर। लो कूलाम का नियम हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कूलाम के नियम का नियम हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं।